नाम था वो क्या था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, बट अभी इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम क्या हो गया है, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। ओके, इसका नाम भी चेंज हो गया है। इसमें अगर वर्तमान में बात करूँ तो 190 सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये सारे चारों चीज़ें जो हैं वो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं उसके जीवन यापन करने के लिए। मेरी प्यारी महिला साथी, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये है हमारा सेशन 7 जिसमें हम चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक की भर्ती इस साल 2024 में आने की संभावना थी, मतलब है कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी जो शेड्यूल रिलीज़ हुआ है वो एकदम ऑथेंटिक नहीं है। गवर्नमेंट ने चुनाव को देखते हुए उस शेड्यूल को रिलीज़ किया है, बट वो शेड्यूल जो है वो रिवाइज हो सकता है चुनाव के बाद में, इसलिए आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या है। फर्स्ट है प्रोसेस, सेकंड है गोल ओरिएंटेड, थर्ड है क्रिएट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ एबो। ओके, सृजनात्मक मतलब कि क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी अगर किसी बच्चे के अंदर है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होगी, वो उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होगी वो आपको बताना है। तो देखो, क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो उसके दिमाग में कोई चीज़ आएगी, है ना, वो उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्रिएटिविटी। ओके, सेकेंड है, अब अगर वो अपने दिमाग में कोई चीज़ को सोच रहा है तो उसके लिए वो लक्ष्य भी निर्धारित करेगा कि उसे उस चीज़ को कैसे करना है ना। तो सेकंड चीज़ क्या आ जाएगी, गोल ओरिएंटेड या फिर गोल डायरेक्टेड भी होगा, लक्ष्य को निर्देशित करेगा वो। थर्ड चीज़ आ जाएगी प्रोसेस, अब सब चीज़ तो हो गया, उसके दिमाग में आ भी गया कि मेरे को क्या बनाना है, कैसे बनाना है ना, क्या बन के तैयार होगा, लेकिन उस चीज़ के लिए एक प्रोसेस फॉलो होती है। कोई भी चीज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। जैसे आप महिला पर्यवेक्षक की अभी तैयारी कर रही हैं तो आपने भी अपना गोल सेट किया है ना, कि मुझे महिला पर्यवेक्षक बनना है, और उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस जो भी है, टाइम टेबल आपने बनाया होगा, जो भी कुछ पढ़ना है वो सब आप कर रही होंगी। तो वैसे ही जब क्रिएटिविटी किसी बच्चे के दिमाग में आती है तो वो भी इन सारी विशेषताओं को लेके चलता है। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट, ऑल ऑफ अबव। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑल ऑफ अबव द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के क्या कार्य होते हैं ये आपको बताना है। चाइल्ड एंड न्यूट्रेंट मतलब कि शिशु को पोषण देना, उसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसके एजुकेशन से का ध्यान रखना, क्या ये तीनों चीज़ें यूनिसेफ के अंतर्गत आती है। मैंने आपको यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताया था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप बता सकते हैं मुझे। ओके, तो यूनिसेफ का ये सभी कार्य होते हैं, और इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ओके, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, पहले जो इसका नाम था वो क्या था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, बट अभी इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम क्या हो गया है, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। ओके, इसका नाम भी चेंज हो गया है। इसमें अगर वर्तमान में बात करूँ तो 190 सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये सारे चारों चीज़ें जो हैं वो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं उसके जीवन यापन करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ऑर्फनेज होम आर, अनाथालय खालिस्तान सेवाएं होती है। अनाथालय मतलब जो अनाथालय होते हैं वो किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। तो फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सर्विस, संस्थात्मक सेवाएं। सेकंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस, असंस्थात्मक सेवाएं। और थर्ड है नेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संस्थात्मक और असंस्थात्मक दोनों प्रकार की सेवाएं इसमें क्या करते हैं, प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नियोनेट मीन्स, एक ही पेपर में कितने बार नियोनेट पूछोगे यार। ठीक है, तो नियोनेट का मीनिंग की अगर मैं बात करूँ, नवजात शब्द का शाब्दिक अर्थ है नया। ओके, नवजात शिशु का नियोनेट का मीनिंग क्या होता है, नया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटिव ऑफ लर्निंग। सीखने के पठार के कारण कौन से हैं। फर्स्ट है पॉलिटेड इन्वायरमेंट, सेकंड है लेस IQ, थर्ड है
नॉन पेइंग अटेंशन, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ एबो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबो। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सीखने के पठार में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू। जेनेटिक डिजीज़ जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, किससे संबंधित होती है? फर्स्ट है हीमोफीलिया, सेकंड है हाइपरटेंशन, थर्ड है फाइब्रोसिस, और फोर्थ है नन ऑफ द एबो, या फिर नन ऑफ दीज। देखो, जेनेटिक डिजीज़ की अगर बात कर रहा है, अनुवांशिक की अगर बात कर रहा है, तो वो कहाँ से आती है? अनुवांशिक चीज़ें ब्लड से ही आती है। किसी भी बच्चे में बोलते हैं ना खून का रिश्ता है, तो खून का रिश्ता कैसे होता है? अगर वो उन पेरेंट्स से जन्म ले रहा है बच्चा, तो उनका क्या होता है? खून का रिश्ता होता है। तो अगर पेरेंट्स को अगर कोई डिजीज़ है, और वो डिजीज़ कैसे ट्रांसफ़र होती है? ब्लड से ही उस बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। तो ये डिजीज़ किससे आती है? हीमोफीलिया से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड इज। बाल्यावस्था की मुख्यतः विशेषताएं क्या होती है? फर्स्ट है क्यूरोसिटी, सेकंड है प्लेइंग, थर्ड है रीडिंग एंड टॉकिंग। तो आपने देखा होगा एक जो बच्चा होता है जब वो चाइल्डहुड स्टेज में होता है, तो उसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बताओ मुझे। देखो, बातें तो वो हमेशा करता है ना, ऐसा नहीं कि बातें हमेशा नहीं करता, ये बाल्यावस्था की कोई प्रमुख विशेषता नहीं हो सकती है। रीडिंग भी बच्चा जब छोटा होता है तब कोई रीडिंग करना स्टार्ट नहीं कर देता है। प्लेइंग भी वो हमेशा खेलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक की हम अगर बात करें तो प्लेइंग होती है। फर्स्ट है क्यूरियोसिटी। देखो, बच्चे को ना हर चीज़ को जानना होता है, ऐसा क्यों है, ये हम क्यों करते हैं, वो हम क्यों करते हैं, है ना। हर चीज़ का वो क्यों मांगता है, जवाब मांगता है, तभी वो चीज़ करता है वो। तो मेन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें बाल्यावस्था की, तो क्या होती है? क्यूरोसिटी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन न्यूबॉर्न बच्चे में कितना ग्राम ब्लड होना चाहिए? तो देखो, महिलाओं में कितना ग्राम होना चाहिए? 11 से 13 के बीच में होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, है ना। एंड पुरुषों में कितना होना चाहिए? 15 से 16 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बालक की बात करें तो बालक में होना चाहिए 17 से 19 ग्राम ब्लड। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, आंसर। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ निप CCD? ये वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन मैंने प्रमुख संस्थाएं वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरी संस्थाओं के फुल फॉर्म, योजनाएं क्या क्या चल रही, बच्चों से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें पढ़ाया हुआ है। ओके, तो आप उस वीडियो में इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के फुल फॉर्म देख सकते हैं। मैं यहाँ पर तो बताऊँगी आपको क्या हो फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड है नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, थर्ड है नेशनल चाइल्ड बोर्ड एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो क्या मुझे कोई बता सकता है NIPCD का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आपको इनमें से कोई राइट लग रहा होगा, बट नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शंस राइट आंसर नहीं है। NIPCD की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट एंड पब्लिक एंड पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इतना लंबा फुल फॉर्म होता है इसका। तो इसका फुल फॉर्म आपने देख लिया। इसके अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है एंड इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ओके, तो इसमें से नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इसमें पूछा गया है मा मा चा चा साउंड इज रिलेटेड टू। ये जो ध्वनि बच्चे की निकलती है, तो ये उस समय बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, वो किस प्रकार की ध्वनि होती है, ये आपसे पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है बबलिंग, सेकंड ऑप्शन है गेस्टोर, थर्ड है कॉम्प्रीहेंसन एंड फोर्थ इज द नन ऑफ दिस। देखो, कॉम्प्रीहेंसन की हम बात करें तो कॉम्प्रीहेंसन तो बच्चा KG1 KG2 में जाने के बाद में सीखता है और हम लोग तो उसके भी बाद में सीखें। ठीक है, गेस्टोर तो हो ही नहीं सकता, हाव भाव तो कुछ हो ही नहीं रहा, मामा चाचा क्या क्या किस प्रकार के हाव भाव दे रहे हैं, कुछ हाव भाव नहीं दे रहे, तो ये भी राइट रॉन्ग हो जाएगा।
ये होती है बबलिंग की अवस्था, मतलब वो बड़बड़ा रहा है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, वो बड़बड़ा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बबलिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। देखो पिछले लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था ये जो प्रोग्राम कब स्टार्ट हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या करा है उन्होंने कैंसिल किया। आई डोंट नो वाई दे आर कैंसिल द क्वेश्चंस, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कैंसल्ड। तो इसमें पल्स पोलियो प्रोग्राम की अगर हम बात करें, पल्स पोलियो अभियान कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर 1999 इट इज़ द राइट आंसर। ओके, 1999 में पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट हुआ था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी इज, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है। हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज, सोशल स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टर, या फिर ऑल ऑफ एबव। बताओ, हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम, आपको जो क्या बोलना चाहिए, विरासत में मिलती है, उस चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। देखो शारीरिक लक्षण का तो आप पे प्रभाव पड़ेगा, अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हाइटेड हैं तो आप भी अच्छे हाइटेड होंगे, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो आपकी भी हाइट कम होगी, अगर किसी के पेरेंट्स की आइज़ ब्लैक है तो बच्चे की भी आइज़ ब्लैक होगी, किसी के पेरेंट्स की आइज़ ब्लू है या फिर ब्राउन कलर की है तो उनके भी बच्चों पे भी इस चीज़ का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मतलब शारीरिक लक्षण तो दिखाई देते ही हैं। सोशल स्टेटस, देखो बच्चा जैसे परिवार में, जैसे माहौल में पैदा होता है, जैसा उसको स्टेटस मिलता है वो वैसा ही रहता है ना, वो उसी प्रकार की गुण अडॉप्ट करता है, उनमें उसी प्रकार की क्वालिटीज़ आती है। ये चीज़ और है कि फिर बाद में बच्चा पढ़ाई करने के बाद में अपने स्टेटस को अच्छा कर लेता है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते तो वो उसी स्टेटस में रहते हैं। कैरेक्टर का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे उनके पेरेंट्स का कैरेक्टर रहता है वही चीज़ उन पर आती है, जैसे घर में सीखेगा बच्चा वही चीज़ वो बाहर भी अप्लाई करता है, क्योंकि बच्चे का प्रथम स्कूल की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, घर ही होता है, घर से ही सारी चीज़ें वो सीखता है, व्यवहार कैसा किससे करना है वो कहाँ से सीखता है, घर से ही सीखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 12 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।